अच्छा, हम बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें अब रिस्पायरेशन में हमने स्टार्ट किया था। रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस को कर लिया था, अब और पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन को भी कर लिया था। अब क्रैब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। क्रैब्स साइकिल को सबसे पहले देखते हैं। इसका दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। एक तो क्रैब साइकिल नाम क्यों रखा है, इनके जिन्होंने इसको डिस्कवर किया उनका नाम क्रैब था, तो ये वाला नाम इसलिए पड़ा। उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसका जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है वो सिट्रिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका तीसरा नाम है, वो इसलिए है कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है वो COOH, ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहलाता है। और जो सिट्रिक एसिड पहला प्रोडक्ट है उसमें ये 3 ग्रुप ये वाले मौजूद होते हैं, इसलिए इसको ये नाम दिया। तो तीनों नाम की जो बेसिस है वो ये है। अच्छा, अब ये साइकिल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एसिटाइल को ए हमें लास्ट जो रिएक्शन में मिला, जो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में एसिटाइल को ए मिला, इसको ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड था, इसको ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलाते हैं सबसे पहले। और इस रिएक्शन में जो एसिटाइल के साथ जो को ए है ये इसको सिर्फ छोड़ने आता है, और जो रिएक्शन में ऐड हो जाएगा को ए वापस चला जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। पहला वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हुआ। जब इसके रिजल्ट में ये 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल को ए 2 कार्बन कंपाउंड, इसके रिजल्ट में 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें सिट्रिक एसिड की आइसोमराइजेशन होगी। आइसोमराइजेशन एक्चुअली क्या है कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो मगर उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोमराइजेशन। तो ये अपना थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करके आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो इसके पास सिट्रिक एसिड के पास भी 6 कार्बन थे, तो आइसोसिट्रेट के पास भी 6 कार्बन होंगे, कुछ चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, जो कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या, कि ऑक्सीडेशन होगी। अब यहाँ पर किसकी ऑक्सीडेशन होगी, आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन होगी। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऐसे होगी कि NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हाइड्रोजन आइसोसिट्रेट से निकला, किसी भी चीज़ से हाइड्रोजन जब निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की 3 कंडीशंस हैं। अगर कोई एक चीज़ है इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ये भी ऑक्सीडेशन होगा, इसमें से हाइड्रोजन निकल जाए तब भी ऑक्सीडेशन होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तब भी ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है तो डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। तो 2 चीज़ें इसमें हो रही हैं। अब 6 कार्बन में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो 5 कार्बन बच जाएंगे, और जो 5 कार्बन वाला नया कंपाउंड जो बनेगा वो होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट का ये फार्मूला है C5H6O5। ये फार्मूला जेन में रखें, अभी आगे चलते जाते हैं तो इसको कंपेयर करते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में 2-3 चीज़ें हो रही हैं। क्या, एक तो दोबारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, कैसे कि NAD जो है NADH में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। 2 चीज़ें तो वही हैं जो पिछले रिएक्शन में हुई। एक चीज़ एडिशनल ये हो रही है कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हो रहा है। यहाँ पहला वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हुआ था, अब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हुआ है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया। ये हो गई 3 चीज़ें। चौथी चीज़ ये हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं यहाँ से, उसमें से जो एनर्जी वो देते हुए जा रहे हैं, उस एनर्जी से जो GDP है, GDP को हम GTP में कन्वर्ट करते हैं, और GTP फिर फर्दर ADP को ATP में कन्वर्ट करता है। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमें एनर्जी मॉलिक्यूल है जो एक्चुअली रिस्पायरेशन से हमें चाहिए, वो हमें ऐसे ATP मिलेगा। इनडायरेक्टली थोड़ा मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं वो GDP एनर्जी यूज़ करके अपना फॉस्फेट अटैच कर रहा है, GTP में कन्वर्ट हो रहा है। फिर GTP वाली एनर्जी ADP को दे रहा है, ADP फॉस्फेट अटैच करके ATP बना रहा है, और फाइनली ATP ऐसे हमें मिल रहा है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें कि ATP का पहला मॉलिक्यूल यहाँ मिला है, एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा। अच्छा, अब अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 कार्बन निकला है एक, तो यहाँ 5 थे अल्फा कीटोग्लूटारेट में, तो अगले मॉलिक्यूल में 4 होने चाहिए, तो ये 4 ही मौजूद हैं। अब हाइड्रोजन का कंपेयर करें तो हाइड्रोजन जो है यहाँ 6 हैं और यहाँ भी 6 हैं। तो अगर आप कहें कि यहाँ पर हमारे पास NADH निकला है, तो NADH निकला है मगर इसके साथ वाटर भी ऐड हो गया है, तो वो हाइड्रोजन ऐसे बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया H6, और यहाँ O5 है, यहाँ पर O4 है, एक ऑक्सीजन कम हुआ है। अब एक ऑक्सीजन क्यों कम हुआ है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब निकला तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 ऑक्सीजन निकले इसके साथ, मगर वाटर जब ऐड हुआ H2O, ये एक ही ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसलिए एक ऑक्सीजन कम हो गया। तो C4H6O4 अगला जो मॉलिक्यूल बनेगा इसको हम कहेंगे सक्सीनेट। ठीक है, अब सक्सीनेट से आगे क्या होगा, आपको कार्बन चेंज नहीं होगा, मतलब कार्बन नहीं निकलेगा। अब क्या होगा, आगे सारे 4 मॉलिक्यूल वाले ही रहेंगे।
सक्सिनेट से भी क्या करेगा, NADH जो है अब नहीं आ रहा है यहाँ पर, NAD जो है FAD को भेज रहा है, FAD आ गया, FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और वही क्या हुआ इसकी सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन होगी और इससे हमारे पास जो मॉलिक्यूल अगला बनेगा वो बनेगा फ्यूमारेट। कार्बन नंबर अब चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। अब फ्यूमारेट में अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला है C4H4O4, तो C4 तो सेम है, O4 भी सेम है, सिर्फ हाइड्रोजन चेंज आ रहा है। हाइड्रोजन क्यों चेंज आ रहा है, 2 कम हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन इसने अपने FAD को दे दिया, FADH2 में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए 2 हाइड्रोजन चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में दोबारा वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, तो थर्ड वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हुआ और इसमें NADH में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब दोबारा फ्यूमेरेट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब कार्बन का तो स्टिल कोई चेंज नहीं है, तो फ्यूमेरेट कन्वर्ट हो रहा है मेलेट में, ठीक है, और मेलेट से दोबारा बन जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट और ये साइकिल फिर चलता रहेगा ऐसे। अब एट द एंड हमें क्या इससे रिजल्ट मिला, 3 वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हुए, कहाँ कहाँ, पहले यहाँ पर यूज़ हुआ, दूसरा ये यूज़ हुआ और थर्ड ये यूज़ हुआ। उसके बाद 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुए, एक ये हो रही थी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, एक यहाँ पूरी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गए, 3 NADH बने, 3 एक यहाँ बना ये वाला, दूसरा यहाँ बना और थर्ड NADH ये बना, तो 3 NADH बने, एक FADH2 बना, FADH2 ये वाला FADH2 बना और एक ATP बना ये वाला। तो ये इसके एंड रिजल्ट्स हैं जो कि MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब क्रैब साइकिल थोड़ा सा ये वाले डायग्राम से देख लेते हैं। वही चीज़ें, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन वाला कंपाउंड था, एसिटाइल को ए आया है, 2 कार्बन वाला था, को इसको सिर्फ छोड़ने आया था, को वापस चला गया, सिट्रेट बन गया, सिट्रेट 6 कार्बन वाला है और सिट्रेट में से दोबारा यहाँ पर क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ठीक है। इन्होंने आइसोमराइजेशन वाला स्टेप नहीं शो किया हुआ, डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन शो किया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला और NADH में कन्वर्ट हुआ, अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया, दोबारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, NADH बना और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड हो रहा था और सक्सिनाइल को बन गया। फिर यहाँ पर सक्सिनाइल को थोड़ा सा ये चेंज है इससे, ठीक है। यहाँ पर सक्सिनेट जो बन रहा था इससे पहले ATP भी बन रहा था, यहाँ पर इन्होंने वो शो नहीं किया हुआ, ठीक है। सक्सिनाइल को बन गया, ATP इन्होंने यहाँ शो किया हुआ है, सक्सिनेट एसिड, ठीक है। ये वाला स्टेप अगर छोड़ दें तो मसला नहीं है, ATP इसी स्टेप में आप कंटिन्यू रखें। सक्सिनेट एसिड बन जाएगा, FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमारेट बन गया, दोबारा वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ, मेलेट बन गया और मेलेट के बाद NADH में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट बन गया। तो ये वाला जो स्टेप है, ये वाला NADH में कन्वर्ट होने वाला वो एक्चुअली इसी स्टेप में है। यहाँ पर सिर्फ फ्यूमारेट से मेलेट बनने में वाटर ऐड हुआ और मेलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनने में NAD से NADH में कन्वर्ट हुआ और ऑक्सैलो एसीटेट बन गया। तो ये क्रैब साइकिल आपकी है, इसके नेट यील्ड आपको याद होनी चाहिए। अगला जो है वो है, अच्छा इसका जो एक चीज़ है वो कहाँ पर हो रही है, लोकेशन में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो इन फोल्डिंग्स हैं उसके पास, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। तो जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अच्छा, अब हम क्रैब साइकिल को पढ़ते हैं। क्रैब साइकिल जो हम देख चुके हैं पहले, अभी बुक से हम पॉइंट्स को टैली कर लेते हैं। क्रैब साइकिल क्या है एक्चुअली, एसिटाइल को आया जो कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में पहले बना है, जो अब सीरीज़ ऑफ साइक्लिक रिएक्शन में जाएगा, जिसको हम कहते हैं क्रैब साइकिल, ठीक है। अब से क्रैब साइकिल का दूसरा नाम जैसे हम देख चुके हैं सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं और तीसरा नाम इसका है, यहाँ पर मेंशन होगा, अच्छा इन्होंने आगे मेंशन किया हुआ है, हम देख लेते हैं। अच्छा, जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, अच्छा क्रैब साइकिल तीसरा नाम है, ठीक है। जो क्रैब साइकिल है वो तो साइंटिस्ट के नाम पे क्रैब जो है, ठीक है। और जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो क्या है कि सिट्रिक एसिड जो पहला कंपाउंड बन रहा है, और जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो इसका नाम है, वो जो पहला जो कंपाउंड सिट्रिक एसिड है उसमें जो CO है, जैसे मैं बता चुका हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, उस वो 3 मौजूद हैं इसके स्ट्रक्चर में, इसलिए इसको कहते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। अब आगे मेंशन है अभी 4 कार्बन कंपाउंड से स्टार्ट होगा जिसका नाम है ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसका नाम ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कह लें, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद एंड भी यहीं होगा, दोबारा साइकिल है तो साइकिल वहीं से स्टार्ट होता है वहीं से एंड होता है। और इन्होंने आगे पर ये बताया हुआ है कि नेट यील्ड बताइए, और उन्होंने बोला है कि बाकी जो पूरा रिएक्शन है वो आप ये फिगर से देख लें। एक बार दोबारा भी देख लेंगे, पहले भी देख चुके हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनेगा बस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, देखें एक मॉलिक्यूल ATP तो बन रहा है, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या है कि जो ATP का जो फॉस्फेट है, ATP का जो फॉस्फेट है, ये कोई सबस्ट्रेट से कोई मॉलिक्यूल से आएगा। देखिए 3 तरह की फॉस्फोराइलेशन होती है, हम जो फोटोसिंथेसिस पढ़े थे उसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन थी। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या कि जो ATP ऐड हो रहा था, ठीक है, जो फॉस्फेट ऐड हो रहा था ATP में बनाने के लिए, वो
उस एनर्जी को यूज़ कर रहा था जो कि लाइट से आ रही थी, इसलिए इसको कह रहे थे फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये क्रैब साइकिल में कह रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है, मतलब कि एनर्जी कहाँ से आएगी, कुछ सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से एनर्जी आएगी जो कि इस एडीपी को फॉस्फेट मिलाने में मदद करेगी। अब एक तरह की और फॉस्फोराइलेशन होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो वो होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मैं वहाँ बता दूँगा। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सी होती है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्रैब साइकिल में क्या हो रही है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बना, 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बने और 1 मॉलिक्यूल FADH2 बना। अब क्रैब साइकिल डबल हो रही होती है, ज़ाहिर है ग्लाइकोलाइसिस के बाद सारी चीज़ें डबल हो रही होती हैं। तो अब क्या होगा कि यही चीज़ें क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। वही मेंशन है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, उसे एनर्जी लेने के लिए ये पूरा साइकिल डबल होता है। 3 कार्बन के लिए एक बार होता है ना, जो हम ग्लाइकोलाइसिस में डिवाइड हो गया था, ग्लाइसिल हाइड 3 फॉस्फेट और डाइऑक्सीएसिडोन फॉस्फेट में, फिर उसके बाद रिएक्शन 2 बार चल रहा था। तो दोनों 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड थे, तो 3-3 मिला के 6 हो जाते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो ऐसे करके ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 2 मरतबा रिएक्शन को करना पड़ता है, तो सारी यील्ड डबल हो जाती है, जैसे देख भी चुके हैं हम पहले। अब दोबारा रिएक्शन के यहाँ से देख लेते हैं। पायरुविक एसिड आया, उससे हमने एसिटाइल कोए बना चुके थे। अब कोए इसको सिर्फ छोड़ने आया था, वो छोड़ के एसिटाइल को चला गया, ऑक्सैलो एसीटेट था पीछे। उन्होंने क्या किया, सिट्रेट में कन्वर्ट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ निकल गया, ठीक है। ये आप मेंशन कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। ऐड हुआ निकल गया तो इसे कहीं काउंट नहीं कर रहे होते, तो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, आइसोसिट्रेट। फिर यहाँ क्या होती है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकला और NADH में कन्वर्ट हुआ, और क्या हो गया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। फिर दोबारा हो गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, NADH में कन्वर्ट हो गया। मगर इसके साथ और चीज़ें क्या हो रही हैं, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड होता है, ठीक है। और क्या हो गया, इसमें ये कन्वर्ट हो गया सक्सिनाइल को ए में, ठीक है। अच्छा, सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट हो गया, और सक्सिनाइल को ए, ये इन्होंने स्टेप यहाँ पर भी इन्होंने ज़्यादा बताया हुआ है। अगर आप मेंशन करना चाहें ठीक है, नहीं मेंशन करना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, और इन्होंने इस स्टेप के बाद ये बताया है कि GTP में कन्वर्ट होगा और वो एनर्जी लेके ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अगर स्टेप आप इसी के साथ कंटिन्यू भी कर दें तो मसला नहीं है, बहुत सारी जगह इसी के साथ ही कंटिन्यू हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बन जाएगा सक्सिनेट पे FADH2 में कन्वर्ट करेगा, फ्यूमरेट बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, मेलेट बन जाएगा, और NADH में कन्वर्ट होगा, फिर दोबारा क्या बन जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं अच्छी तरह।